एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करेंगे 13 एंड 14 फेब के करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। क्योंकि कल मंडे को हमारा वीकली सीए आया था, तो इसलिए 13 फेब के करंट अफेयर्स आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की जो आपकी पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले 13 फेब 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था, या वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 13 फेब को 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। मार्कोनी का नाम आपने सुना होगा ना, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे इटली के जिनका नाम था मार्कोनी। उन्होंने रेडियो का इन्वेंशन किया था, और इस साल हम 12th नंबर का एडिशन, 12वें नंबर का एडिशन मना रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे का। वर्ल्ड रेडियो डे की जो थीम डिसाइड की गई है वो है रेडियो एंड पीस। क्यों मनाया जाता है कि ऑडियो जो मीडियम होता है वो कितना इफेक्टिव होता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, है ना। आप लोग ने देखा होगा पहले जब टेलीविज़न नहीं होते तो रेडियो में प्रसारण किया जाता था, और जो पॉलिटिकल लोग हुआ करते थे वो रेडियो में भाषण दे के लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे। तो ऑडियो मीडियम का क्या यहाँ पे एडवांटेज है, क्या फ़ायदा रहा है एजुकेशन की फील्ड में और दूसरी फील्ड में, उसके बारे में बताने के लिए वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। रेडियो एंड पीस इसका थीम है, और 12वां एडिशन ये मनाया गया है। ठीक है, और 2012 में ये बात डिक्लेयर की गई थी कि 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट करेंगे। और आज के दिन एक और बहुत खास दिन था, मतलब 13 फरवरी को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, नेशनल वीमेंस डे। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, वो एक अलग दिन है। हम बात कर रहे हैं नेशनल वीमेंस डे के बारे में, क्योंकि 13 फेब को सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। सरोजनी नायडू, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो हमारे देश की पहली फीमेल गवर्नर रही हैं। ठीक है, तो सरोजनी नायडू जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको हम नेशनल वीमेंस डे के रूप में मनाते हैं। सो नेशनल वीमेंस डे 13 फेब को मनाया जाता है। अगर आप सरोजनी नायडू जी की बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। वहाँ मैंने 40 से ज़्यादा जो इंडियन हिस्टोरिकल फिगर हैं उनकी बायोग्राफी को आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आइए अब 13 फेब को क्या था, मंडे था ना, फरवरी का सेकेंड मंडे था। तो 13 फेब जो कि सेकेंड मंडे होता है फेब का, उसमें हमने इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया। अब एपिलेप्सी क्या होता है, तो आपको पता है हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं जिसके माध्यम से सिग्नल पहुंचते हैं ना। तो जो आपका नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है जो कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। तो एपिलेप्सी के बारे में लोगों को बताना, इस डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 13 फेब या फिर सेकेंड मंडे इन फेब में मनाया जाता है। ठीक है, WHO के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो है, इस साल जो मेन फोकस है वो स्टिग्मा, विच मीन्स फियर आर फीलिंग एडवर्स रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट कर रहा है। ये 13 फेब से 17 फेब तक चलेगा। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट कर रहा है, जिसके लिए थीम यहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड की है, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। तो लोगों को बेसिकली लिटरेसी देना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, क्योंकि कई सारे फ्रॉड्स होते हैं, राइट। तो इसलिए 13 से लेकर 17 फेब तक RBI इस दिन को, इस पूरे हफ्ते को सेलिब्रेट कर रहा है। थीम आपको याद रखनी है, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। तो ये तो इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा कि 13 राज्यों के गवर्नर चेंज कर दिए गए हैं। और गवर्नर अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, राइट। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा न्यू गवर्नर 13 स्टेट में अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा जो भगत सिंह कोश्यारी जी कई बार कंट्रोवर्सी में थे, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए अबाउट द रामचरितमानस एंड महाराष्ट्र के बारे में, तो वो कभी लंबे समय से कंट्रोवर्सी में थे। और अभी अपकमिंग ईयर में आपको पता है इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपना इस्तीफा दिया, रेजिग्नेशन दिया, जिस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख राधा कृष्ण माथुर जी का भी रेजिग्नेशन राष्ट्रपति ने अप्रूव कर लिया है। तो 2
एक यूटी और एक राज्य के गवर्नर के द्वारा यहाँ पे इस्तीफा दिया गया है, वो क्वेश्चन बन सकता है आपको। तो प्रेसिडेंट को इस्तीफा दिया जाता है और प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करने का काम करते हैं। तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख राधा कृष्ण माथुर जी ने अपना रेजिग्नेशन दिया। किसको? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, और उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ 13 राज्यों में नए गवर्नर को अपॉइंट किया है। अब पहले हम फ्रेश अपॉइंटमेंट देखते हैं, उसके बाद जो शफलिंग की गई है, एक राज्य के गवर्नर को दूसरे स्टेट में भेजा गया है, जैसे कि अभी हम देखेंगे, है ना। तो पहले हम फ्रेश अपॉइंटमेंट देख लेते हैं और फिर जो शफलिंग हुई है उसको भी हम देखेंगे। तो जो फ्रेश अपॉइंटमेंट है वो आपके सामने है, छोटी सी लिस्ट, जिसमें पहले हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो देखिएगा, आप लोग अपने तरीके से कोई ट्रिक बना के इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नर इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं। केवल, केवल मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, है ना। आप लोगों ने अगर जैन साहित्य, जैन लिटरेचर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा केवल की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति। और अरुणाचल प्रदेश हमारे राज्य का, हमारे देश का वो पहला स्टेट है जहाँ से सनराइज होता है। तो सनराइज कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले। तो वहाँ पर केवल की प्राप्ति हो रही। तो आप इस तरीके से कुछ भी एसोसिएट करके ट्रिक बना के आप याद कर लेना। तो लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक जो है वो गवर्नर बने अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इन्हें गवर्नर बनाया गया है सिक्किम राज्य का। सिक्किम वो छोटा सा राज्य है जो कि आपके ट्राई जंक्शन पे है ना। नेक्स्ट है सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन को गवर्नर बनाया गया है झारखंड राज्य का। शिव प्रताप शुक्ला, इन्हें गवर्नर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है एस अब्दुल नाजीर, इन्हें गवर्नर बनाया गया है आंध्र प्रदेश का। और गुलाब चंद्र कटारिया, ये गवर्नर बन गए हैं असम के। तो ये तो नए फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हैं। अब जो शफलिंग हुई है वो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि जो भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पे रमेश वैश्य जो कि गवर्नर थे झारखंड के, उन्हें गवर्नर बना दिया गया है महाराष्ट्र का। ठीक है। फिर वीडी मिश्रा, रिटायर्ड ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा जो कि गवर्नर थे अरुणाचल प्रदेश के, इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। राधा कृष्ण माथुर जी की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख बन गए हैं वीडी मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट है फग्गू चौहान, आपको पता है बिहार में भी इलेक्शन होने वाले हैं और बिहार के गवर्नर थे फग्गू चौहान, इनको गवर्नर बनाया गया है मेघालय का। तो फग्गू चौहान जी अब गवर्नर कहाँ के होंगे? मेघालय के। वहीं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, इन्हें गवर्नर बना दिया गया बिहार का। तो बिहार के गवर्नर थे फग्गू चौहान जिनको मेघालय भेज दिया गया, और राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर को बिहार भेज दिया गया गवर्नर बना के। अनुसुईया उइके जो कि गवर्नर थी छत्तीसगढ़ की, इनको गवर्नर बना दिया गया मणिपुर का। ठीक है। फिर जस्टिस विश्वभूषण हरिचंद्रन जो कि गवर्नर थे आंध्र प्रदेश के, इनको गवर्नर बना दिया गया छत्तीसगढ़ का। और एल गेनसेन गवर्नर थे मणिपुर को, इनको गवर्नर बना दिया गया नागालैंड का। तो इस तरीके से ये रीशफलिंग भी हुई है। तो आप इनको किसी भी तरीके से याद रखिए। जो रेड कलर से मैंने मार्क किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ओके। तो थोड़ी सी बात अगर हम गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो हमारे आर्टिकल 153 में कहा गया है कि हर राज्य में जो है एक गवर्नर होगा। 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में एक गवर्नर हो सकता है ना। 155 नंबर का आर्टिकल है, वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो गवर्नर को अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 156 कहता है कि जो गवर्नर होते हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार जो है वो काम करते हैं, लेकिन इनका जो टेन्योर बताया जाता है वो 5 साल का टेन्योर गवर्नर का होता है। ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी जो है और टर्म्स के बारे में जानकारी आपको आर्टिकल 157 और 158 में मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति गवर्नर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखना चाहिए कि वो भारत का व्यक्ति होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। 35 मैक्सिमम ईयर क्या मिनिमम जो एज है वो कितनी है? 35 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। ना ही वो एमपी होना चाहिए, ना ही वो एमएलए होना चाहिए, ना ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति गवर्नर बन सकता है और राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं और रेजिग्नेशन भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द गवर्नर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इनमें से बताना है कि इनकरेक्ट पेयर कौन है। यहाँ पे गवर्नर लिखे एक तरफ, दूसरी तरफ जो है वो बताए गए हैं आपके स्टेट्स। तो आपको बस मैच करके बताना है कि कौन सा पेयर यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके। ऑप्शंस दिए हैं तो सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके। सो
अगली न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगले जो पर्सन है उनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। इन्हें साइप्रस का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, तो साइप्रस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? निकोस बन गए हैं, जो कि पहले फॉरेन मिनिस्टर थे इसी कंट्री के। साइप्रस कहाँ पर है? तो अगर आप मेडिटेरियन सी में जाएंगे, देखिएगा ये है आपका भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे आपको छोटा सा एक आइलैंड नेशन मिलेगा जिसका नाम है साइप्रस। ठीक है, मेडिटेरियन सी में आपको ये देखने को मिलेगा। और इसको ब्रिटेन से आज़ादी 1960 में मिली थी। ब्रिटेन से आज़ादी इसको 1960 में मिली थी। यहाँ पे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो ग्रीस की है और माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो टर्किश ओरिजिन की है। लेकिन 1974 में टर्की ने क्या किया था? 1974 में टर्की ने इस पर इन्वेट कर दिया था, और इसका जो आपका ये नॉर्थ वाला रीजन है ना, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था किसने? टर्की ने। साइप्रस के जो नॉर्थ का रीजन है उसको टर्की ने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसको वो रिपब्लिक ऑफ नदर्न साइप्रस हम कह सकते हैं, वो इन्होंने कहा। लेकिन टर्की ही बस इसको मान्यता देता है कि हमारा हिस्सा है, बाकी कोई भी कंट्री इसको टर्की का हिस्सा नहीं मानती। साइप्रस को एक रिपब्लिक ऑफ साइप्रस मानते हैं, और साइप्रस की गवर्नमेंट को ही इंडिया की गवर्नमेंट भी स्टेटस देती है। अगर कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो निकोसिया साइप्रस की कैपिटल है, और यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। तो याद रखना, साइप्रस आपको मेडिटेरियन सी में एक छोटा सा आइलैंड नेशन दिखेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। आप सभी को पता है 5वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हो रहे थे? मध्य प्रदेश में, भोपाल में। मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग सिटीज़ में हो रहे थे बेसिकली ये गेम्स। ठीक है, 5th नंबर का एडिशन था ये, जो कि कंक्लूड हो चुका है। अब यहाँ पे बात आती है मेडल टैली के बारे में। तो टॉप किया है महाराष्ट्र ने, और महाराष्ट्र को टोटल 161 मेडल्स मिले हैं, जिनमें से 56 गोल्ड मेडल है, 55 सिल्वर है और 50 आपको ब्रोंज मेडल है। सेकेंड नंबर पे हरियाणा है 128 मेडल्स के साथ, और थर्ड नंबर पे है होस्ट स्टेट मध्य प्रदेश, जिसके टोटल मेडल्स कितने हैं? 96 हैं। तो आपको बस टॉप 3 स्टेट्स याद रखने। महाराष्ट्र ने टॉप किया है 161 मेडल्स के साथ, सेकंड पे हरियाणा और थर्ड पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, 5वें नंबर का एडिशन था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इतनी चीज़ें ठीक है। 31 जनवरी से 11 फेब तक जो है ये 5वां एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम का मध्य प्रदेश की 8 अलग अलग सिटीज़ में हो रहा था, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। पहली बार इन गेम्स में काइकिंग, कैनोइंग, फेंसिंग मतलब तलवारबाजी को इंक्लूड किया गया था। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, ये लिस्ट आपको याद करनी है कि पहला एडिशन से लेके अभी 5वां एडिशन तक कहाँ कहाँ पे हुए हैं, कौन कौन विनर रहा है। ठीक है, तो पहला एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम का 2018 में नई दिल्ली में हुआ था, हरियाणा विनर था। 2019 में सेकेंड एडिशन पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र विनर था। 2020 में गुवाहाटी होस्ट सिटी था और विनर महाराष्ट्र था। 2021 में पंचकुला हरियाणा में ये गेम्स हुए थे और विनर भी हरियाणा था। और 2022 में भोपाल होस्ट सिटी थी और महाराष्ट्र यहाँ पे विनर है। तो तीसरी बार यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम का विनर महाराष्ट्र है और 2 बार हरियाणा विनर रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पहली बार भारत में फॉर्मूला ई रेस आयोजित की जा रही है, वो भी कहाँ पर? हैदराबाद में। इसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी। फर्स्ट फॉर्मूला ई रेस कहाँ पे हो रही? पहली बार इंडिया में हैदराबाद में कंडक्ट हो रही थी और ये कंक्लूड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात करनी है। तो जीन एरिक वर्गेन विंस हैदराबाद ई प्रिक्स। तो हैदराबाद में हो रही ई प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है? जीन एरिक वर्गेन ने जीता है। पहली बार ई रेस जो है वो भारत में आयोजित की जा रही थी, कहाँ पे? हुसैन सागर लेक के बैंक पर, मतलब हुसैन सागर जो लेक है ना हैदराबाद में, उसके किनारे इस ई प्रिक्स को आयोजित किया गया था। और ये जो ट्रॉफी दी है वो अनुराग ठाकुर ने दी है, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एटीपी टूर के बारे में। तो यहाँ पे पहले चाइनीज मैन जिन्होंने एटीपी टूर टाइटल जीता है वो कौन है? तो वू युविंग है। वू युविंग बिकम फर्स्ट चाइनीज मैन टू विन एटीपी टूर टाइटल। और ये कहाँ हो रहा था? डलास ओपन 2023 इस टाइटल का नाम है। डलास ओपन 2023 ये एक हार्ड कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है जो कि टेक्सास में खेला जाता है। ठीक है, डलास ओपन क्या है? बेसिकली हार्ड कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है जो कि टेक्सास में खेला जाता है। और इस डलास ओपन 2022 टूर्नामेंट जो था, 2023 जो टूर्नामेंट था, उसको किसने जीता है? तो चाइनीज मैन वू युविंग ने जीता है और ये पहले चाइनीज व्यक्ति बन गए जिन्होंने एटीपी टूर टाइटल अपने नाम किया है। ओके, अगर हम डुओ के बारे में बात करते हैं तो जेमी मुरी
जो कि यूके से हैं, और माइकल वीनस जो कि न्यूजीलैंड से हैं। इन्होंने डबल का टाइटल सेम इवेंट में जीता है। चलिए अगले व्यक्ति हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जिनका नाम है अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अप्पा साहेब धर्माधिकारी ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है वो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है बेसिकली। साथ ही साथ अप्पा साहेब धर्माधिकारी जो हैं उनको 2017 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। इनके जो फादर थे उनका नाम था नाना साहेब धर्माधिकारी। उनको भी ये सेम अवार्ड मतलब महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2008 में उस समय के चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण ने दिया था। और सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर एंड रिफॉर्मर है, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में उनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। एक्चुअली इनका एक्चुअल नाम जो है अप्पा साहेब धर्माधिकारी का, इनका नाम है निरुपंकर दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी, ये इनका पूरा नाम है और इनको सभी लोग अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से जानते हैं। ये जो अवार्ड दिया जाता है इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस अवार्ड को देती है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया जंप टू 55 प्लेस इन ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग। अब देखिएगा ICAO क्या होता है, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और यूनाइटेड नेशन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत लास्ट ईयर 112 रैंक पर था और इस साल ये 55th नंबर की रैंक पर आया है। तो ये रिपोर्ट पब्लिश की है DGCA के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द DGCA, इंडियन एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग हैड जंप टू 55th पोजीशन फ्रॉम द 112 प्लेस ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द ICAO कोऑर्डिनेटेड वैलिडेशन मिशन। अभी जो ICAO कोऑर्डिनेटेड वैलिडेशन मिशन नवंबर में आयोजित किया गया था भारत में, तो सेफ्टी के मामले में अब भारत की रैंकिंग ऊपर जा रही है, 55th पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लॉन्च इट्स ओन प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथ इन डिजिटल इंफ्रा। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना पहला प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, महाबैंक नक्षत्र। महाबैंक नक्षत्र इस क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम है। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ लॉन्च इट्स ओन प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म महाबैंक नक्षत्र टू स्ट्रेंथ इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली चीज़ तो ये, इसके अलावा इन्होंने एक सुविधा पोर्टल की शुरुआत भी की है। सुविधा पोर्टल, जो आपका कोई डिसीज़ हो जाती है तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए क्लेम करते हैं ना, तो जो आपका डिसीज़ क्लेम सेटलमेंट सिस्टम है बेसिकली सुविधा, तो जिससे आपको आसानी से सेटलमेंट प्रोसेस में आसानी होगी, ये इसका उद्देश्य है। तो सुविधा पोर्टल और महाबैंक नक्षत्र ये दोनों बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इनिशिएटिव है। अब बहुत दिनों से न्यूज़ में था एरो इंडिया, ठीक है ना। एरो इंडिया 2023 की शुरुआत हो गई है। 13 से लेकर 17 फरवरी तक, 13 से लेकर 17 फेब तक जो है एरो इंडिया का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर एरो इंडिया 2023 के लिए जो थीम है वो क्या है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी इसकी थीम है, ये आपको याद रखना है। एरो इंडिया 2023 की थीम कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये 14th एडिशन है। पहली चीज़, ये 14th एडिशन है। एशिया का ये बिगेस्ट एयर शो कहलाता है एरो इंडिया 2023, जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 13 से लेकर 17 फरवरी तक बेंगलुरु में, कर्नाटका में इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर भारत में जो मेड इन इंडिया या पूरी तरीके से जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन हुए हैं, चाहे वो तेजस का प्रोडक्शन हुआ हो या दूसरी जो प्रोडक्शन हमने किए हैं, उनको शो करना हमारा प्राइम एजेंडा होता है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, हमारे बिजनेस में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन जो कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करें और हमारा जो प्रोडक्ट है और भी अच्छे से ग्रोथ कर सके। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है उनको हम शो करें, जिससे उनके एक्सपोर्ट में बढ़ावा हो। और यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि 98 कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और लगभग 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और ये 75,000 करोड़ रुपए के MOUs साइन हो सकते हैं, ऐसा हमारा सोचना है। ठीक है, तो इनका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया कि एरो इंडिया 2023 में आपका यहाँ पे तेजस दिखाया जाएगा, आपका डोर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो गया, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यहाँ पे शोकेस किए जाएंगे। बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना यहाँ पे उद्देश्य होता है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। इसकी शुरुआत हो गई है महाराष्ट्र मुंबई में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की शुरुआत हो गई है महाराष्ट्र मुंबई में। अब तो गवर्नर चेंज हो गए हैं, लेकिन 11 फरवरी तक तो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी थे, अभी रमेश वैश्य हो गए हैं। तो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी चर्च गेट मुंबई में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है 11 से लेकर 19 फेब तक। 11 फरवरी से 19 फरवरी तक ये पूरा आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर उद्देश्य होता है भारत की डिफरेंट डाइवर्सिटी और हमारे देश की जो यूनिटी है उसको प्रमोट करना, जिसमें 300 से 50 से ज़्यादा जो फोक आर्टिस्ट हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट के जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अमृत पैक्स 2023। हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर भी हैं अश्विनी वैष्णव। उन्होंने अमृत पैक्स 2023 का आयोजन किया। बेसिकली एक एग्जीबिशन है जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 11 से लेकर 15 फरवरी तक। इंडिया लार्जेस्ट नेशनल स्टैम्प शो। यहाँ पे जो हमारे जितने भी हेरिटेज वाले स्टैम्प हैं, बहुत पुराने जो स्टैम्प हैं पोस्ट ऑफिस में जो जारी किए जाते हैं ना, तो उनकी प्रदर्शनी बेसिकली यहाँ पे लगाई जाती है, उनको शो किया जाता है। ठीक है, तो ये 11 फरवरी से आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, इतनी चीज़ें एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। द थीम ऑफ एग्जीबिशन इंक्लूड अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड न्यू इंडिया, वीमेन पावर, यूथ पावर, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सारी की सारी थीम है। अगर इंडिया पोस्ट के बारे में बात करते तो इंडियन पोस्टल सर्विस की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 1854 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इंडियन पोस्ट काम करता है। इंडियन पोस्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जो कि कम्युनिकेशन के लिए आज भी यूज़ किया जाता है। भारत में जो टोटल इंडियन पोस्ट है उसको 23 पोस्टल सर्किट में डिवाइड करके रखा हुआ है। और जो हमारा पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है 6 डिजिट का, इसको इंट्रोड्यूस करने का काम 15 अगस्त 1972 में किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग के बारे में। तो G20 एम्पावर मीटिंग कहाँ पर आयोजित की जा रही? आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित की गई 11 से 12 फरवरी के बीच में। और इसको होस्ट किसने किया है? इसको अटेंड किया है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो कि आपकी मिनिस्टर हैं, वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर को संभालती हैं। अब यहाँ पर ये जो G20 एम्पावर ग्रुपिंग मीटिंग हो रही है, इसकी थीम है एम्पावरिंग वीमेन टू लीड अक्रॉस सेक्टर, रोल ऑफ डिजिटल स्किल एंड फ्यूचर स्किल। तो काफ़ी लंबी सी यहाँ पे थीम है और यहाँ पे एजेंडा आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वीमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और समिट हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ पर हो रही है? दुबई में हो रही है। ठीक है ना, 13 फेब से 15 फेब, 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में होगी और हर साल दुबई में ही आयोजित की जाती है। एजेंडा केवल इतना होता है जो दुनिया भर के बड़े बड़े गवर्नमेंट लीडर हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी के लीडर हैं, वो यहाँ पर आए और जो भी ह्यूमैनिटी के लिए क्राइसिस हो रहे हैं और जो भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, उनको वर्ल्ड वाइड लेवल पर डिस्कशन किया जाए। इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हर साल दुबई में आयोजित की जाती है। अब यहाँ पे थीम क्या है इसकी? तो थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। नेक्स्ट है धारा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, धारा, धारा का फुल फॉर्म एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ओके, धारा एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ रिवर सिटी अलायंस टू बी हेल्ड इन पुणे। तो जो मेंबर है रिवर सिटी अलायंस का, भी हम रिवर सिटी अलायंस के बारे में बात करेंगे जिसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। तो रिवर सिटी अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एनुअल मीटिंग पुणे में आयोजित की जा रही है जिसका नाम रखा गया है क्या? धारा। A first of its kind 2-day international conference Dhara 2023 is being organized in Pune to discuss its strategies for managing urban rivers. तो जो शहरी क्षेत्रों में नदियां बह रही हैं जिनमें पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, नदियां सूख रही हैं, तो ये जो सारे मुद्दे हैं इन पर डिस्कशन करने के लिए ये एनुअल मीटिंग कंडक्ट कराई गई है पुणे में। धारा का मतलब है यहाँ पे ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। फुल फॉर्म आपको याद रखना है धारा का। ठीक है, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। और ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत ही, उनके सहयोग से ही इस मीटिंग का आयोजन किया जाता है।
और 13 और 14 फरवरी को पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम जल शक्ति मंत्रालय के बारे में बात करते हैं तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को संभालने का काम गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। ठीक है। जब रिवर सिटी अलायंस की शुरुआत हुई थी 2021 में, उस समय 30 सिटीज़ थी इसमें। आज के समय में 95 सिटीज़ जो हैं इसकी मेंबर हैं, और इनका उद्देश्य बेसिकली यही है, जो ये रिवर लोकल बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं और रिवर है, उनको यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करना है। 3 ब्रॉड थीम यहाँ पे डिसाइड की गई है: नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। बेसिकली यहाँ पे जो रिवर सिटी अलायंस है, इसका फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है। 2 यहाँ पे मीटिंग्स हैं। एक तो 12वें नंबर की वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जिसपे हमने पहले भी काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है। इसकी शुरुआत 15 फेब से हो जाएगी। ठीक है। तो 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस शुरू होगी 15 फरवरी से। कहाँ पर? फिजी में। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो कि 12वें नंबर का एडिशन है, जिसकी मेन थीम क्या है? हिंदी, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं, 3rd एडिशन ऑफ आसियान डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग अप्रूव द इंडियन आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2023 इन नई दिल्ली। तो यहाँ पे जो आसियान नेशन है और भारत है, हम सभी को पता है कि आसियान का मेंबर भारत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एसोसिएटेड कंट्री की तरह भारत काम करता है। तो आसियान और इंडिया का जो डिजिटल वर्क प्लान है, उसको अप्रूव कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा नई दिल्ली में, जिसके लिए थीम है यहाँ पे सिनर्जी टूवर्ड्स सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। ओके। सो ये आज के हमारे करेंट अफेयर्स थे। कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2023 की पहली नेशनल लोक अदालत कहाँ पे लगाई गई? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके। तो जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज़ ऑर्गेनाइज फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑफ 2023 थ्रू आउट द यूनियन टेरिटरी। अब भारत में 2 प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट ने डेटा को रिव्यू किया है, बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारा 15.67 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। ओके। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को दिया जाएगा 14 फरवरी, मतलब आज के दिन। हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया जाएगा इनके आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए, हरियाणा पुलिस को। नेक्स्ट है, कोटक महिंद्रा बैंक ने 100% इक्विटी को शेयर को खरीद लिया है 537 करोड़ रुपीस में। किसके? सोनाटा फाइनेंस। सोनाटा फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि माइक्रो फाइनेंस को मैनेज करने का काम करती है। तो उसके 100% इक्विटी को परचेस किसने कर लिया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने 537 करोड़ रुपीस की डील के साथ। तो ये आज के हमारे ओवरऑल करंट अफेयर्स थे। क्वेश्चन ऑफ द डे स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था, जिसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।